नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 2 के छात्रों के लिए उनके सिलेबस से सारगर्भित विषय सेक्शन ए के यूनिट फर्स्ट से, जिसमें कि माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है, मैं उस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं मानव प्रवास के अर्थ एवं कारण विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। मानव प्रवास, जिसको कि हम अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्राचीन काल से लेकर आज तक जब हम मानव के प्रवास पर नजर डालते हैं तो हम इसमें बहुत सारी बातों को समझते हैं। जैसे प्राचीन काल में किस तरह से मानव एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवास किया। यहाँ पर ये जानना आप लोगों के लिए समाचीन होगा कि प्रवास में जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो तथ्य आते हैं। मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं, और जब वो दूसरे स्थान से किसी स्थान पे आता है तो उस प्रक्रिया को हम आप्रवास कहते हैं। यानी उत्प्रवास और आप्रवास दो शब्द आपने यहां पे जाना और उसके अर्थ को समझा। मानव प्रवास में प्राचीन काल में जो मानव प्रवास की बातें आती है तो उसमें जब हम उस विषय वस्तु पर आएंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा कि प्राचीन कालीन प्रवास की प्रक्रिया कैसी थी। समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और आर्य की जब चर्चा आती है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आया। तो मध्य एशिया से आर्य का भारत आना आप्रवास हुआ, और मध्य एशिया को छोड़ करके जो लोग भारत आए तो मध्य एशिया के लिए आर्यों का वो उत्प्रवास हुआ। यानी मध्य एशिया से उत्प्रवास कर आर्य भारत में आप्रवासित हुए, भारत में आके बसे। तो इस तरह से हम प्राचीन काल में जो है सो आदिम युग से लेकर के वर्तमान तक मानव के प्रवास का कैसा क्रम रहा है, इस पर हम अलग से वीडियो पोस्ट करेंगे। उसमें हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम मानव प्रवास के अर्थ एवं उसके कारण क्या है, इस पर जो है सो बृहद रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रवास या स्थानांतरण के अर्थ को समझें कि इसका अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारकों के कारण स्थानांतरण से है। रिटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रवास की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। प्रवास वह कारक है जो मनुष्य को प्रवास होने के लिए धक्का या अपनी ओर खींचता है। पुल और पुश कारक चुंबक के उत्तर और दक्षिण दिशा की तरह हैं। अगर इन दोनों दिशाओं को आमने सामने रखें तो यह आपस में चिपक जाता है
और समान दिशा में रखें तो एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब हम प्रवास के मुख्य कारण पर चर्चा करेंगे आगे, वहां पर हम पुल और पुश कारक के बारे में बृहद चर्चा करेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रजातियों के प्रवसन की विवेचना की है। यूएनओ के अनुसार जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है। इसमें मानव अधिवास में अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सबसे पहले रेवेनस्टीन ने किया था। उनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं। सामान्यतः छोटी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है। प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है एवं ग्रामीण लोगों में प्रवास की अधिक प्रवृत्ति होती है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ प्रवास की मात्रा बढ़ती है। उनके अनुसार बड़े नगरों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि नहीं बल्कि प्रवास है। रॉयली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया तथा यह बताया कि दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। E.S. ली ने दो भौगोलिक इकाइयों के बीच प्रवास को निम्न आरेख के माध्यम से समझाया। इस आरेख में प्राकृतिक डैश, सामाजिक डैश, सांस्कृतिक डैश, राजनीतिक डैश, कानूनी। E.S. ली ने बताया कि उद्भव स्थल से प्रवास इसलिए होते हैं क्योंकि वहां नकारात्मक कारकों का प्रभाव होता है। इसे उन्होंने ठेलने वाली शक्ति, जिसको हम लोग पुश फैक्टर कहते हैं, के अंतर्गत रखा है। गंतव्य स्थल पर सकारात्मक तत्वों का अधिक होना आकर्षित करने वाले कारक होते हैं। उद्भव स्थल से गंतव्य स्थल के मध्य बाधाएं जितनी कम होंगी प्रवास उतना ही अधिक होगा। इनके अनुसार कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। माइकल टोडारो के अनुसार बड़े नगरों की ओर प्रवास इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि प्रवासियों को वहां रोजगार की अधिक संभावना दिखती है, परंतु यथार्थ में हमेशा यह सही नहीं होता है। उद्भव स्थल पर प्राकृतिक परिस्थितियों का अधिक होना वहां के प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। चूंकि अधिकतर प्रवासित होने वाली जनसंख्या पुरुष कार्यशील जनसंख्या होती है, इसी कारण उद्भव स्थल पर लिंगानुपात तथा निर्धनता अनुपात बढ़ता है तथा विकास दर में कमी आती है। यद्यपि प्रवासित जनसंख्या के द्वारा भेजा गया पैसा प्रदेश के विकास का कारण बन जाता है, प्रवासित जनसंख्या अपने उद्भव स्थल पर भी प्रगतिशील विचारों का प्रेरक हो जाते हैं। इससे उद्भव स्थल पर प्रादेशिक विकास व जीवन स्तर में गत्यात्मक बदलाव आता है। गंतव्य स्थल में प्रवासियों के आगमन के कारण संसाधनों व आधारभूत संरचना पर दबाव बढ़ता है। इससे वहां के भौतिक आधारभूत संरचना जैसे आवास, परिवहन, संचार, विद्युत आदि तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल आदि दोनों की ही आपूर्ति प्रभावित होती है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि से विकास बढ़ता है, परंतु वहां लिंगानुपात व जनांकिकी संरचना में असंतुलन आ जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रवास की भौगोलिक इकाई लघु स्तरीय या बृहद स्तरीय हो सकती है। लघु स्तर पर अंतः ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वैवाहिक प्रवास की अधिकता होती है। यद्यपि विकसित गांव की ओर रोजगार की तलाश में भी प्रवास देखे जाते हैं। जेलिंस्की ने अपनी गतिशीलता संक्रमण मॉडल में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ प्रवास की प्रवृत्तियों
में होने वाले बदलाव को समझाया है। पूर्व औद्योगिक दशा में जहां अंतःग्रामीण प्रवास महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं औद्योगिक व नगरीय विकास के साथ साथ विभिन्न गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़ते हैं। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, नगर से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति बढ़ती है। पहले यह छोटे नगर से बड़े नगर की ओर होता है, जबकि बाद में बड़े नगर की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण छोटे नगरों की ओर होने लगता है। समाज से अधिक औद्योगिकृत व नगरीकृत हो जाने पर नगर से गांव की ओर प्रवसन भी देखे जाते हैं। वस्तुतः इस अवस्था में जहां नगरों में भीड़ भाड़ व प्रदूषण बढ़ता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसके कारण उपर्युक्त स्थितियां देखी जाती हैं। प्रवास की उपर्युक्त प्रवृत्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी देखे जाते हैं, जिसमें मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास बाध्यतापूर्वक व स्वैच्छिक दोनों प्रकार का होता है या हो सकता है। इस संदर्भ में क्रमशः भारत पाक विभाजन के संदर्भ में हुए प्रवास या नाजीवाद से प्रेरित यहूदियों के प्रवास का उदाहरण लिया जा सकता है। इसे बाध्यता मूलक प्रवास के अंतर्गत देखा जा सकता है। प्रतिभा पलायन स्वैच्छिक प्रवास का उदाहरण है। सीरिया में हाल ही के दिनों में इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में यूरोप में सीरिया के लोगों का पलायन हो रहा है। भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया व श्रीलंका में मुख्यतः तमिलनाडु से तथा द्वीपीय देशों जैसे फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो एवं जमैका आदि में तथा बिहार व उत्तर प्रदेश से अधिकतर पुरुष प्रवास हुए हैं। अफ्रीका में गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब से तथा पश्चिमी एशिया में केरल व आंध्र प्रदेश से प्रवास की अधिकता रही है। प्रवासी भारतीयों को अपने मातृभूमि के प्रति जुड़ाव बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। विकसित राष्ट्रों में सबसे ज्यादा प्रवास ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में हुआ है। यहाँ मुख्यतः पंजाब के लोग प्रवासित हुए हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में भी यहीं से अधिकतर प्रवास हुआ है। विश्व में इस वर्ष लगभग 231.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ है। अब हम प्रवास के विभिन्न कारणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मानव प्रवास के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला पुश फैक्टर अर्थात धक्का कारक तथा दूसरा पुल फैक्टर अर्थात खींचने के कारक। ये दोनों वे कारक हैं जो मनुष्य को प्रवास के लिए धक्का या अपनी ओर खींचता है। पुल और पुश कारक चुंबक के उत्तर और दक्षिण दिशा की तरह हैं। अगर इन दोनों दिशाओं को आमने सामने रखें तो आपस में चिपक जाता है और समान दिशा में रखें तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पुश फैक्टर यह कारक मनुष्य को अपने देश से प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। पुश फैक्टर के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे बेरोजगारी। पुश फैक्टर को बृहत्ता से समझने के लिए जो बात आती है, जो धक्का कारक मीन्स हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां किसी खास जगह पे हो जाती है कि वहां के निवासी जो होते हैं या वहां के जो मानव होते हैं वो किसी दूसरे जगह जो है सो प्रवासित होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके मुख्य कारण में मुख्यतः बेरोजगारी, कम निजी अवसर, प्राकृतिक असंतुलन के कारण, राजनीतिक प्रभाव और भय, भेदभाव, प्रदूषण तथा अनुचित पाठशाला आते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि जब किसी जगह पे बेरोजगारी बहुत अधिक हो जाती है, रोजगार के अवसर समाप्त होने लगते हैं,
तो वहां के मानव जो होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं, वहां जाने लगते हैं, प्रवासित होने लगते हैं जहां की उन्हें रोजगार मिले। उदाहरण के लिए हम जो है सो अपने बिहार को भी रख सकते हैं कि यहाँ पे जो काफी गरीबी है और बेरोजगारी है, उसका परिणाम ये है कि यहाँ के लाखों करोड़ों में मजदूर जो है सो भारत के अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार की खोज में जाते हैं। तो और अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस समय जो हम देख रहे हैं कि वो प्रवासित मजदूर जो है सो पुनः जो है सो अपने राज्य को जो अब वापस आने लगे हैं। कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जो कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर उन्हें अपने गृह तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, सो ये जो है सो प्रवास, ये बेरोजगारी का ही जो है सो ये कुपरिणाम है। उसी तरह से हम कम निजी अवसर, मतलब जहां काम करने का जो है सो आपको व्यक्तिगत रूप से मतलब निजी स्तर पे काम करने का आपको अवसर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो लोग वैसे जैसे कि अभी के समय में आप देखेंगे जो खास करके प्रौद्योगिकी शिक्षा से प्राप्त युवा जो होते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में उस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो सारे लोग जो है सो बेंगलुरु शिफ्ट करते हैं कि वहाँ पे जो है सो निजी स्तर पे काम करने का, या दिल्ली चले जाते हैं या मुंबई जाते हैं कि उनको भी बृहद अवसर मिलता है। तो चूंकि हमारे यहाँ निजी अवसर का कमी है, तो वो दूसरे जगह जो प्रवास करते हैं, तो ये ऐसा ये जो फैक्टर है, इसी को हम लोग जो है सो पुश फैक्टर या धक्का कारक कहते हैं कि वो ऐसा फैक्टर जो हमको या मानव को मजबूर कर देता है, यहाँ से धकेलता है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो दूसरी जगह पर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसी प्रवास के इसी कारण को हम पुश फैक्टर कहते हैं। प्राकृतिक असंतुलन के कारण, पुश फैक्टर में अगला जो कारण है वो प्राकृतिक असंतुलन के कारण है। मान लीजिए किसी जगह पे अचानक जो है सो ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, अचानक जो है सो बाढ़ आ जाता है ना, तो इस परिस्थिति में लोग जो है सो वहां से भाग करके दूसरी जगह पे जाते हैं। तो ये प्राकृतिक कारक भी जो है वो भी मानव को प्रवास होने के लिए पुश फैक्टर का काम यानी धक्का देने का काम जो है सो करता है। राजनीतिक प्रभाव और भय, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव और भय के कारण भी लोग जो है सो वो भी जो है सो वो पुश फैक्टर का काम करता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है सो जाने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके लिए इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है सो हम ले सकते हैं कश्मीरी पंडितों का, कि कश्मीरी पंडितों का भारत में इस तरह का राजनीतिक वातावरण बना दिया गया और इस तरह का भय पैदा किया गया कि वहां के कश्मीरी पंडित जो हैं सो कश्मीर छोड़ करके भारत के अन्य भागों में जाने के लिए बाध्य हो गए, जो आज भी रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारक है, यानी कि पुश फैक्टर यानी धक्का देने वाला कारक है, राजनीतिक प्रभाव और भय। आगे है भेदभाव। भेदभाव का मतलब होता है कि जब सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे से जब भेदभाव किया जाता है, तो ये भी जो है सो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है सो हम एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में जो है सो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसको हम लोग दंगा कहते हैं, दंगा फसाद हो जाता है। और कभी कभी जिस समुदाय या धर्म के लोगों की उस जगह पे अधिकता होती है, तो निम्न आबादी वाले जो धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन से जुड़े लोग होते हैं, वो उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि भेदभाव भी जो है वो जो है सो मानव प्रवसन का एक पुश फैक्टर है, वो भी जो है सो मानव को एक जगह से दूसरी जगह पर धकेलने का कार्य करता है। आगे पुश फैक्टर में हम जो है सो प्रदूषण को रखते हैं। तो प्रदूषण भी कोई जगह अगर बहुत अधिक प्रदूषित हो जाता है, मानव जीवन को जीने के लिए वो जगह जो है सो अब सही नहीं रहता है, वहां पर आप जो है सो स्वस्थ पूर्वक नहीं रह सकते हैं, वैसी परिस्थिति में भी मानव जो है सो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है सो प्रवासित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रदूषण भी जो है वो एक बहुत बड़ा जो है सो पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर में आगे है कारक में अनुचित पाठशाला। अनुचित पाठशाला का मतलब ये होता है कि जब हम जो है सो किसी
बात को लेके या किसी विचारधारा को लेके हम जो है सो किसी को गलत शिक्षा देते हैं, गलत रूप से हम जो है सो शिक्षित होते हैं और हमारे मन मस्तिष्क में वो गलत भावनाएं इतनी हद तक भर जाती है कि अब हम जो है सो उसके कारण जो है सो हम ऐसा स्वरूप उसका, जिसको हम आतंकवाद भी कह सकते हैं, कि आतंकवादी जो होते हैं उसको इस तरह से गलत शिक्षा दी जाती है कि वो जो है सो एक गलत विचारधारा के प्रवर्तक बन जाते हैं और वो जान माल को भी जो है सो निर्दोष लोगों की भी हत्या कर देते हैं। जैसे हम कश्मीर की बात कर सकते हैं, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या इस तरह से हो गई, गलत शिक्षा इस तरह से हो गई कि आज जो है सो वहां के जो सभी लोग हैं, जैसे पूर्व में भी मैंने जो है सो राजनीतिक कारण में चर्चा की थी कश्मीरी पंडितों की, वहां पर भी आप ये ले सकते हैं कि वो एक गलत जो विचारधारा थी, गलत जो पाठशाला थी, गलत शिक्षा जो वहां के एक समुदाय को दी गई, उसका कुपरिणाम ये हुआ कि एक दूसरे धर्म विशेष के लोगों को वह जगह छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, उनको जो है सो प्रवासित होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुचित शिक्षा भी जो है वो भी जो है सो पुश फैक्टर जो है सो मानव के प्रवास का एक बहुत बड़ा जो है सो पुश फैक्टर है। अब हम आपको पुल फैक्टर अर्थात खींचने वाले कारक कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण के कारण मानव जो है सो एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवासित होने के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये जो है सो ऐसे कौन कौन से वो आकर्षित कारण हैं जो हमें एक जगह से दूसरे जगह पर जो है सो माइग्रेट करने के लिए बाध्य करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। इनके जो मुख्य कारक हैं उनमें पहला है रोजगार, यानी कि रोजगार जो है, जिस जगह पर रोजगार की अधिकता होगी, सुलभता होगी, स्वाभाविक है जहां रोजगार की कमी होगी वहां के मानव जो है सो उस जगह पर जहां रोजगार की उपलब्धता है वहां पर वो जो है सो माइग्रेट करेंगे, जाने के लिए बाध्य करेंगे। इस तरह हम देखते, जैसे कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की, अभी भी जो है सो हम लोग जो है सो चूंकि हमारे बिहार में मान लीजिए बहुत गरीबी है, तो हम लोग यहाँ के मजदूर जो होते हैं वो बिहार के दूसरे राज्य में रोजगार के ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कृषि कार्य में या अन्य कार्यों में जो है करने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है और वहाँ रोजगार की उपलब्धता है, तो यानी कि वहाँ का रोजगार जो है सो हमें आकर्षित करता है, तो हम जो तुम यहाँ आओ, हम तुमको रोजगार देंगे। और इसी आकर्षण के कारण हम जो है सो यहाँ से बिहार से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोजगार जो है वो बहुत बड़ा पुल फैक्टर है जो कि मानव को प्रवासित होने के लिए बाध्य करता है। अब हम देखते हैं खुशी। खुशी का मतलब हुआ कि जब हम किसी जगह पे जाने से खुश हो जाते हैं, हमको आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है, हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है। कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी घूमने के लिए या हम स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, हम गोवा जाते हैं, क्योंकि यहाँ या कभी कभी हम जो है सो अगर इस एक जगह को बिहार को छोड़ करके हम जो है सो गोवा में जाके बस जाते हैं, मुंबई में चले जाते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता, जबकि हमको रोजगार की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाके, जैसे हम गांव के रहने वाले हैं, हम जो है सो आकर के मधेपुरा में, हम आकर के सहरसा में, शहर में आकर के जो है सो घर बना करके रहने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमको सारी सुविधाएं मिलेगी, गांव में उतनी सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे रहने से हम अपने आप को खुश अनुभव करते हैं। तो ये जो खुशी भी जो है सो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक जगह से दूसरी जगह प्रवासित होने में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुशी भी जो है सो मानव प्रवास का जो है सो वो बहुत बड़ा पुल फैक्टर है। उसके बाद आती है बात बेहतरीन शिक्षा, यानी कि अच्छी शिक्षा जहां सुलभ है तो हम जो है सो उस जगह के ओर मतलब शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां जाना, माइग्रेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अभी तो ये सब विषय वस्तु जो है सो समझने में और आसानी है कि आपने देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र, ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं या जिला स्तर के जो छात्र हैं, वो जो है सो अच्छी शिक्षा के लिए या रोजगार के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के उद्देश्य से, जो कि हमको अच्छी से अच्छी तैयारियां हम कहाँ कर सकते हैं, तो लोग जो है सो पटना आते हैं।
जो और अधिक सामर्थ्यवान है वो दिल्ली, कोटा चले जाते हैं, या जो और सामर्थ्यवान है वो विदेश चले जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। यानी कि बेहतरीन शिक्षा का जो अवसर है जहां पर सुलभ है वहां पर जो है सो हम जो है सो जाना चाहते हैं अगर हम सामर्थ्यवान होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेहतरीन शिक्षा जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है सो पुल फैक्टर है मानव के प्रवासित होने का। उसके बाद आती है बातें पुल फैक्टर में बेहतर चिकित्सा और देखभाल। बेहतर चिकित्सा के लिए भी हम जो है सो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होते हैं। बेहतर चिकित्सा भी हमें आकर्षित करता है प्रवासित होने के लिए, माइग्रेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में कोई बीमार है तो हम जो है सो चाहते हैं कि हम उनका इलाज जो है सो दिल्ली एम्स में ले जाके कराएं, कारण कि वहां पर सस्ती, सुलभ और बहुत ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। तो वो जो चिकित्सा के उद्देश्य से हमारा बिहार से दिल्ली एम्स चला जाना इस बात का द्योतक है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा जो है वो जो है सो माइग्रेशन का बहुत बड़ा पुल फैक्टर है, जो हमें जो है सो आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर खींचता है कि आप वहां से यहां आओ। अब बात आती है सुरक्षा। सुरक्षा भी जो है वो भी एक आकर्षण करने वाला कारण है जो मानव को बाध्य करता है दूसरी जगह पर जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम जो है सो सुरक्षा के उद्देश्य से जहां पर सामाजिक समरसता नहीं है या जहां पर बहुत सारी जो है सो असामाजिक तत्व रहते हैं, या ग्रामीण गांव को छोड़ करके हम शहर में जो घर बनाते हैं, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब असुरक्षा की भावना आती है, जैसे भारत विभाजन के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ, उस समय में जो है सो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक देश से दूसरे देश की तरफ बृहद स्तर पर माइग्रेशन हुआ। तो वो जो माइग्रेशन था, या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाना पसंद किए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कारण था कि वो अपने आप को जो है सो उन देशों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो माइग्रेट किए। तो हम इस तरह से देखते हैं कि सुरक्षा भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है सो पुल फैक्टर होता है आदमी को, मानव को एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करने का। फिर बात आती है बेहतर जीवन स्तर। बेहतर जीवन स्तर भी जो है सो मानव को जो है सो आकर्षित करता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए। इसमें फिर से हम चर्चा करेंगे, जैसे गांव से शहर में आके बसना, गांव से जिला मुख्यालय में, जिला मुख्यालय से राजधानी में आके बसना, वहां से जो है सो माइग्रेट कर करके नगर में, या नगर से महानगर में जाना, महानगर से माइग्रेट कर करके दूसरे देश में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला जाना। तो ये जो होता है वो बेहतर जीवन स्तर के कारण ही जो है सो हम आकर्षित होते हैं इस तरह से माइग्रेट करने के लिए। फिर बात आती है बड़े कारखाने। बड़े कारखाने का मतलब है कि सीधा जिस जगह पे बड़े बड़े कारखाने होंगे वहां पे रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, और वो जो होगा वो हमें आकर्षित करेगा माइग्रेट करने के लिए। रोजगार के क्रम में हम जो है सो उस जगह पे मानव जो है सो अधिक मात्रा में माइग्रेट करेंगे। तो बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे भी जो है सो पुल फैक्टर जो है सो हैं मानव प्रवसन के। फिर बात आती है परिवार और रिश्तेदारों से संपर्क आदि। माइग्रेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कभी हम जो है सो अपने मित्रों के यहाँ, या हम जो है सो अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, इस तरह से जो हम प्रवास करते हैं, अपने गांव से उस गांव में जाते हैं। तो ये जो प्रवास होता है ये जो है सो परिवार और रिश्तेदारों के संपर्क के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह पर प्रवासित होते हैं, जाते हैं। अब हम मानव प्रवास के विभिन्न कारकों के कुछ महत्वपूर्ण कारक जो हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक
विश्व के अनेक देशों में स्त्रियों के विवाह के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर प्रवास करना पड़ता है। धार्मिक व जातीय उत्पीड़न भी प्रवास को बढ़ावा देती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के यहूदियों का इजराइल जाना व भारत में कश्मीरी पंडितों को अन्य राज्यों में प्रवास, इसी प्रकार के प्रवास हैं। सामाजिक कारण में जो सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा कि स्त्रियों का विवाह के पश्चात, चूंकि हमारे समाज में पितृ प्रधान समाज है, यहाँ पे विवाह के बाद स्त्रियां जो है सो अपने पति के घर में आके रहने लगती है। तो इस तरह से अपने मायके को छोड़ करके स्त्री का अपने ससुराल आना, ये जो प्रवास है स्त्रियों का, जो ये प्रवास है, इसका सबसे ये कारण जो है सो सामाजिक व्यवस्था ही है। और सामाजिक व्यवस्था के क्रम में हमने, और धार्मिक व्यवस्था में हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब यहूदियों पर इजराइल में जर्मनी में यहूदियों पर जो है अत्याचार होने लगा, तो वे यहूदी लोग जो है सो वहां से प्रवासित होकर के इजराइल में आकर के बस गए। या हम पूर्व में भी जो मैंने चर्चा की, जो हमारे देश में ही जो है सो कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में आकर के बसना या प्रवासित होना जो है सो वो सामाजिक कारण जो है सो मानव के प्रवास का है। अब हम आर्थिक कारण की अगर बात करें तो अधिकांश लोग अमेरिका, यूरोप में प्रवासित होकर नौकरी व्यवसाय करते हैं। यानी आर्थिक रूप से, यानी रोजगार के लिए या आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए, या यहाँ पे आर्थिक रूप से सबसे का अर्थ रोजगार से ही मूलतः लिया जाना चाहिए कि हम जो है सो रोजगार के बड़े बड़े अवसरों के लिए जो है सो एक जगह से दूसरी जगह जब प्रवास करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य ही होता है कि अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना, कि हमें जहां पर अत्यधिक आर्थिक लाभ मिलेगा हम वहां पे काम करेंगे, वहां पे हम प्रवासित हो जाएंगे। फिर बात आती है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में मैंने पूर्व में भी चर्चा की, जो कि राजनीतिक कारण जो है सो वो किस तरह से मानव को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवासित होने के लिए बाध्य करता है। उसमें हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पूर्व में भी बात की कि विश्व युद्ध के समय में जो है सो जर्मनी में जब यहूदियों पर राजनीतिक रूप से अत्याचार शुरू हुआ तो वहां के यहूदी जो है सो वो इजराइल चले गए। अब अगला कारक होता है बलपूर्वक कारक, यानी कि जबरदस्ती, बलपूर्वक, मतलब हम किसी को एक जगह से दूसरे जगह जो है सो बाध्य कर देना, मजबूर कर देना विभिन्न कारणों से। वो जो कारण होते हैं बलपूर्वक, जब हम किसी को बाध्य करते हैं प्रवासित होने के लिए, तो इस कारक में हम देखते हैं कि इस प्रकार का प्रवसन अभी हाल में ही जो है सो म्यांमार से जो है सो रोहिंग्या मुसलमानों को जो है सो बलपूर्वक जो है सो जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया गया। लोगों को वहां से जो है सो बलपूर्वक निकाला गया। इससे पहले वियतनाम से चीनी भी निकाले गए थे, यानी कि बलपूर्वक जो है सो वियतनाम से चीनी लोगों को भी जो है सो बाध्य कर दिया गया था निकलने के लिए, वहां से भगाने के लिए। तो इस तरह का जो प्रवास हुआ कि वो चीनी लोग जो वियतनाम से भाग के चीन आए, या म्यांमार से जो है बौद्ध लोगों के द्वारा जो है सो रोहिंग्या मुसलमानों को जो है सो बलपूर्वक जो है सो देश से बाहर निकाला गया। तो और वो दूसरे देशों में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो है सो जो एक प्रमुख कारण होता है मानव के प्रवास का। अब हम देखते हैं कि मानव का जब पलायन होता है, यानी कि मानव का जब माइग्रेशन होता है, तो उसका क्या प्रभाव और क्या नुकसान है। जब मानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, प्रवासित होते हैं, तो दोनों जगहों में किस तरह की समस्याएं मतलब कि आती हैं, ये उसके क्या प्रभाव होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। पहला, जनसंख्या का संतुलन में बदलाव, यानी पूरी दुनिया में हर प्रकार की जाति के लोगों का वास है। प्रवास के कारण हर प्रकार की जाति एक दूसरी जाति से मिलेगा और लोगों में एकता बढ़ेगी और पूरी दुनिया में बहुसंस्कृति जनसंख्या का विस्तार होगा। इसका आशय ये हुआ कि जब मानव प्रवास करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जनसंख्या का संतुलन होता है, और जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनका धार्मिक, सांस्कृतिक
रूपों से एक दूसरे से के वो काफी निकट आते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं और इस तरह से जो है सो एक बहुआयामी व्यक्तित्व मानव समाज का उभर करके जो है सो हमारे सामने आता है। दूसरा, अलग जाति और संस्कृति के मिश्रण से भेदभाव बढ़ने लगता है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाता है और हर एक दूसरे की संस्कृति के खिलाफ विरोध और लड़ाई शुरू हो जाता है और फिर अपराध की संख्या बढ़ने लगती है। यहाँ पर हम दूसरे कारण में हम देख रहे हैं कि जब मानव एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवासित होते हैं तो विभिन्न जाति, संस्कृति और धर्मों के कारण वहां पर जो है सो वैमनस्यता फैलती है और उस वैमनस्यता के कारण जो होता है कि समाज का संतुलन बिगड़ता है, अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं। तीसरा, मानव पलायन का फायदा यह है कि सांस्कृतिक अदला बदली से एक नया अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा, प्रवासियों नए कौशल और तकनीकों के साथ वापस अपने देश आएंगे और अपने देश के विकास में मदद करेंगे। यानी जब हम प्रवासित होकर के किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की तकनीकी, वहाँ की सांस्कृतिक अच्छी अच्छी विचारधाराएं लेकर के जो हम वापस आते हैं तो वापस आने के बाद हम अपने क्षेत्रों के लोगों के बीच में, मानवों के बीच में उन अच्छी अच्छी तकनीकों का, उन अच्छी अच्छी विचारधाराओं को प्रचारित करते हैं और इस तरह से जो है सो मानव जीवन में जो है सो के विकास में जो है सो मदद मिलती है। 2011 में वर्ल्ड बैंक के पलायन रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 21.05 करोड़ से अधिक लोग, यानी दुनिया की लगभग 3% आबादी अपने जन्म स्थान के देश से बाहर रहते हैं। धन्यवाद। आज के पोस्ट में बस इतना ही। नमस्कार।